हेलो डियर स्टूडेंट, चैप्टर फर्स्ट के एग्जाम्पल बेटा हम सॉल्व कर रहे थे। एग्जाम्पल नंबर 1.13 देखते हैं। ठीक है, सपोज द स्पीयर्स ए एंड बी, सपोज द स्पीयर्स ए एंड बी इन एक्सरसाइज 1.12, इन एक्सरसाइज 1.12 मतलब आगे का जो एग्जाम्पल था उसका हमें यूज करना है इसमें। हैव आइडेंटिकल साइजेस, ए थर्ड स्पीयर ऑफ सेम साइज। देखो ए और बी तो ऑलरेडी थे, उस पे चार्ज कितना था बेटा, क्यू था, और बी पे भी सेम चार्ज था, याद हो तो आपको। ठीक है, दोनों में कौन सा चार्ज था, क्यू चार्ज था। अभी थर्ड स्पीयर इसके साथ कांटेक्ट में लेके आ रहे हैं, कैसे देखो, ब्रॉट इनटू कांटेक्ट विद द फर्स्ट, देन ब्रॉट इनटू कांटेक्ट विद द सेकंड। मतलब फर्स्ट के साथ, मतलब ए के साथ अभी सी को पहले कांटेक्ट में लेके आना है, बट ए कौन सा है अभी चार्जलेस है, मतलब उसमें कोई भी चार्ज नहीं है। दैट मीन्स क्यू इज इक्वल टू 0। अनचार्ज बोला है ना, आया समझ में। तो स्टार्टिंग में ये अनचार्ज है। अभी देखो ये दोनों को, जैसे आप एक दूसरे को दोनों को कांटेक्ट में लेके आओगे तो ये दोनों में चार्ज का इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। दैट मीन्स क्यू प्लस 0 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स क्यू बाय 2। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो न्यू चार्ज होगा ए एंड सी पे, वो बेटा कितना हो जाएगा, इसमें भी क्यू बाई 2 हो जाएगा और नेक्स्ट इसमें भी क्यू बाई 2 इक्वली डिवाइड हो जाएगा। आया समझ में। अभी ये जो न्यू चार्ज है दैट मीन्स ये क्यू बाई 2, क्योंकि यहाँ पे बोला है ना अनचार्ज इन कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट, देन बोट इनटू कॉन्टेक्ट विद द सेकेंड, देन मतलब उसके बाद सी को आपको बी के साथ कॉन्टेक्ट में लेके आना है। तो क्या होगा, तो देखो इसमें तो सेम क्या था, क्यू चार्ज था पहले से ही। अभी इसमें न्यू चार्ज कितना हो गया, क्यू बाई 2, और डिवाइड बाई क्या करेंगे 2, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम लो, तो 2 + 1 3q बाई 2 डिवाइड बाई 2, तो ओवरऑल क्या हो गया 3q बाई 4। चलो यहाँ पे हो गया बेटा अपना बी पे न्यू चार्ज कौन सा हुआ, 3q बाई 4। ठीक है, और इसमें भी क्या हुआ, सी में 3q बाई 4। आया समझ में कि नहीं। चलो तो अभी नेक्स्ट आपको क्या करना है कि जो फोर्स फाइंड करना है, फाइनली रिमूव फ्रॉम दी बोथ, उसके बाद रिमूव दोनों को कर देना है। तो ये इक्वली मतलब जो चार्ज होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन ए एंड बी। Why here said the force of repulsion just because of the positive charge which was implemented on the B and the C. क्लियर। तो रिपल्जन फोर्स कहाँ पे अभी अप्लाई होगा, ए और बी के बीच में। अभी न्यू चार्ज कौन कौन से हो गए, तो ये न्यू चार्ज अप्लाई हो गए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रिपल्सिव फोर्स बिटवीन ए एंड बी। फोर्स का बेटा फॉर्मूला है के Q1 एंड Q2 डिवाइड बाय R²। चलो के यहाँ पे Q1 मतलब ए पे न्यू चार्ज कौन सा है अपने पास, तो यहाँ पे लिख देते हैं Q बाई 2। ठीक है, चलो Q2 मतलब बी पे न्यू चार्ज कौन सा हो गया अपने पास, तो 3Q बाई 4 हो गया, और नीचे लिखते हैं R²। क्लियर। चलो 3 को यहाँ पे आगे ले लो, ए के हो गया, Q इंटू क्यू दैट मीन्स है Q² हो गया, 2 4 जा हो गया 8 और 8 R²। अगर आपको आइडिया हो तो इन लोगों ने बोला है कि हमें कौन सा एग्जाम्पल का यूज़ करना है, यहाँ पे 1.12 का। तो 1.12 में Q की वैल्यू कितनी थी, तो यहाँ पे लिख देते हैं Q की वैल्यू थी 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। कितना था, 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। और R डिस्टेंस अगर आपको याद हो तो वो था 50 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.5 होगा कि नहीं, 0.5 मीटर। चलो यहाँ पे वैल्यू सब पुट करते हैं। 3 के की वैल्यू तो फिक्स है, 9 इंटू 10⁻⁻⁻ बेटा कितना होता है 9। चलो Q हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 उसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय 8, और R अपने पास कितना है, तो 0.5 का होल स्क्वायर। क्लियर। चलो पूरा कैलकुलेशन करते हैं। कैल्सी में 27
9 3 जा हो गया 27, 6.5 इंटू 6.5, ठीक है, डिवाइड बाय 8 डिवाइड 0.5 डिवाइड 0.5, ओके 570.375 डन। और ये हो गया 10⁻⁹ और ये 10⁻⁻14, क्लियर। चलो ये दोनों का माइनस करो तो कितना हो जाएगा -5, तो 570.375 इंटू 10⁻⁻ होगा -5। चलो 2 पॉइंट इस साइड पे लेके आओ तो 5.7 लिख सकते हैं हम। ये 10⁻⁻ बेटा कितना बन जाएगा -3 हो जाएगा, 2 पॉइंट्स इंक्रीज हो गए, इतना न्यूटन आया। इस फोर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5.7 इंटू 10⁻³ मिली न्यूटन, सॉरी 10⁻³ निकल जाएगा क्योंकि मिली में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, सो दैट मिली न्यूटन आया समझ में। तो 5.7 मिली न्यूटन भी आप लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट एक एग्जांपल है, उसमें एक डायग्राम आपको दिया है, मैं डायग्राम आपको ड्रॉ करता हूँ, आपको बताता हूँ कि देखो फिगर शोज, दैट मीन्स डायग्राम आपको दिया हुआ है, ठीक है। चलो यहाँ पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है एक प्लेट पे, और दूसरा जो एंड है वो वहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, क्लियर। ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है। यहाँ पे दो पार्टिकल है ऐसे अप साइड जा रहे हैं, इसकी जो मूवमेंट है वो ऐसे अप साइड है, ठीक है। और एक जो पार्टिकल है ऐसे, ठीक है, डाउन साइड है समझ में। यहाँ पे फर्स्ट पार्टिकल है, ये सेकंड पार्टिकल है और ये थर्ड पार्टिकल, क्लियर। फिगर शोज द ट्रैक्स ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल, 3 चार्ज पार्टिकल है 1 2 3 इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक, गिव द साइंस ऑफ द 3 चार्जेस। देखो तीनों चार्जेस के आप साइन बताओ। तो देखो ये दोनों 1 और 2 है, वो कहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हैं, प्लस की ओर, दैट मीन्स वो नेगेटिव होंगे तभी इसके साथ अट्रैक्ट हो गए ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अट्रैक्शन टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट indicates that particles 1 and 2 have पॉजिटिव साइन, क्लियर। वैसे ही एज particle 3 is moving towards, सॉरी इसमें साइन आएगी क्या, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव साइन, बिकॉज वो पॉजिटिव की ओर क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये नेगेटिव होंगे तभी तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे ना। तो यहाँ पे ये थोड़ा चेंज कर देते हैं, एज पार्टिकल 3 इज मूविंग टुवर्ड्स दी नेगेटिव, सो इट इज हैविंग पॉजिटिव साइन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी उसमें पूछा है, पार्टिकल हैज, विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। तो चार्ज टू मास रेशियो याद रखिए, चार्ज मतलब ई और मास रेशियो इज डिपेंड्स ऑन द डिस्प्लेसमेंट। किस पे होता है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड होता है। अभी देखो ये दोनों के कंपैरिजन में इसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, तो चार्ज और मास का रेशियो किसका हाईएस्ट होगा, पार्टिकल 3 का हाईएस्ट होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एज चार्ज टू मास, एज चार्ज टू मास रेशियो
डिपेंड्स ऑन displacement and particle 3 has highest displacement. Particle 3 has highest displacement, so particle 3 is having highest charge to mass ratio. क्लियर? चलो नेक्स्ट लेते हैं एग्जाम्पल। कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी है? ई की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं बिकॉज इसमें यूनिट वेक्टर शो किया। देखो 3 × 10³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। कौन सी वैल्यू है बेटा? 3 × 10³ ठीक है, 3 × 10³ दिया है न्यूटन पर कूलम, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर साइड व्हिच प्लेन इज पैरेलल टू YZ प्लेन। क्लियर? व्हाट इज द फ्लक्स, हमें क्या करना, फाइंड करना है, फ्लक्स फाइंड करना है। बट यहाँ पे जो हमें शेप दिया है वो कौन सा है? फिजिकल जो शेप दिया है वो है हमें स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड, मतलब उसकी साइड मतलब लेंथ कितनी है अपने पास? 10 सेंटीमीटर। अभी 10 सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट करो तो 0.1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू YZ। देखो यहाँ पे अपने जो भी प्लेन लिया है वो YZ से कैसा है? पैरेलल है, क्योंकि यहाँ पे Y एक्सिस है, ये Z एक्सिस है, तो YZ से प्लेन क्या हो गया? पैरेलल हो गया। अभी मान लो YZ से पैरेलल है तो X से वो क्या होगा? ऐसे होगा। ठीक है, यहाँ पे Y होगा, यहाँ पे इस साइड पे Z मान लो, तो इस X अक्ष यहाँ पे होगी ना उसकी, तो उसका एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा? X अक्ष की डायरेक्शन में होगा, तो इसलिए यहाँ पे अपना जो एरिया वेक्टर है वो X अक्ष की डायरेक्शन में लिया है। तो एरिया की बात आई तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? L² होता है, तो 0.1 का होल स्क्वायर और 0. क्या होगा? 0.1 मीटर स्क्वायर होगा आई कैप। क्यों आई कैप शो किया? क्योंकि अगर हम यहाँ पे वेक्टर सिंबल करते हैं X अक्ष की डायरेक्शन में तो आई कैप होगा। फ्लक्स फाइंड करना है, फ्लक्स के लिए बेटा फॉर्मूला था फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए, ई इंटू DS था वैसे, बट यहाँ पे एरिया है तो उसको हम कैपिटल A लिख सकते हैं। क्लियर? चलो तो कैलकुलेशन नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे E इंटू ए, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो आपको दिया हुआ है, कितना है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू? तो कि भाई 3 × 10³ है आई कैप, और एरिया वेक्टर यहाँ से हमने निकाल दिया, उसकी वैल्यू है 0.01 इंटू आई कैप। आई कैप इंटू आई कैप हो तो 1 हो जाएगा। अभी ये 10⁻² हो गया, 10⁻² और ये 10⁻3 तो 10⁻1 हो गया, तो 30 हो गया यहाँ पे। आई कैप इंटू आई कैप तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो फाई इज इक्वल टू 30 वैल्यू आएगी। अभी यूनिट क्या लिखेंगे? तो देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलम और एरिया जो होता है उसका क्या होता है? मीटर स्क्वायर। क्लियर? ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दूसरा पूछा है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर, मतलब यही स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स द 60 एंगल। अगर इस प्लेन को आप क्या कर रहे हो? 60 एंगल पे रोटेट करवा रहे हो, तो 60 एंगल पे रोटेट दैट मीन्स उसमें थीटा की बात आएगी। थीटा यहाँ पे अपने कितना लेना है? 60, ये बी पार्ट है। तो फाई इज इक्वल टू फॉर्मूला था वेक्टर E वेक्टर A, यहाँ पे डॉट निकाल दो तो cos 60 बन जाएगा, हमारे पास 60 एंगल है। अभी E की वैल्यू तो आप जानते हो, मैग्नीट्यूड ही लेना है 3 × 10³ और ये हो गया 0.01 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2।
तो जैसे यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था, ये दोनों का कैलकुलेशन तो 30 होगा, ये हो गया 1/2, तो ओवरऑल आंसर कितना आया 50, और इसका जो यूनिट था वो तो न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। आया समझ में? तो दो फॉर्मूला याद रखने हैं, अगर एंगल वाला आता है तो cos थीटा, और अगर वेक्टर वाला सिंबल आता है तो ये फॉर्मूला E इंटू ए वाला। क्लियर? तो दो, इस एग्जाम्पल में इसके दो पार्ट्स थे। सही से सारे एग्जाम्पल आपकी नोटबुक में लिखने हैं और प्रिपेयर करना है। आया समझ में? ओके, थैंक यू वेरी मच।